हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता होगा, बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम 30 मई 2026 को निर्धारित है और इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस भी आ गई है बीपीएससी की तरफ से। मतलब आप लोगों के पास मात्र 1 महीने का समय है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर टारगेट बैच के माध्यम से, और यूट्यूब पे भी एक इसकी सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग इसके थ्योरी और एमसीक्यूज कंडक्ट करा रहे थे। लेकिन जैसा कि बीपीएससी का पैटर्न दिन ब दिन चेंज होते जा रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्योर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो मुझे लगा कि इसको फिर से स्टार्ट करना चाहिए। और ये इनिशियल लेवल से ही, यानी कि जो सिलेबस हमारा दिया गया है उसके स्टार्टिंग से ही पूरा कंसेप्चुअल वाइज यहाँ क्वेश्चंस जो बीपीएससी अपने एग्जाम्स में फॉलो कर रही है उसी बेसिस पे ये नया सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज सबसे पहला प्रैक्टिस सेट 1 है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स देखेंगे। आप लोग सिलेबस एक बार देख लीजिएगा, उसमें जीडीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, जीएनपी, एनएनपी, पोटेंशियल जीडीपी, इन सभी चीज़ के बारे में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेशनशिप के बेसिस पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स बॉटम अप अप्रोच इस्तेमाल करती है, वही मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम लोग बात करें तो यह टॉप डाउन अप्रोच का इस्तेमाल करती है। दूसरा स्टेटमेंट है, ये दोनों ब्रांचेस माइक्रो और मैक्रो ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि स्वतंत्र हैं और एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते हैं प्रैक्टिकल इकोनॉमिक इश्यूज में। तीसरा स्टेटमेंट है, जॉन मेनार्ड कीन्स, उनको क्रेडिट किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट के लिए। एक अलग ब्रांच उन्होंने सेटअप किया था 1936 में, तो ये उनको ये श्रेय दिया जाता है जॉन मेनार्ड कीन्स को। हमें बताना है तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आप लोग स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 3 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं क्या होता है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए सबसे पहले माइक्रो क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी अर्थशास्त्र होती है जो किसी बिजनेस यूनिट, किसी फर्म से रिलेटेड होती है। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, क्या प्राइसिंग होना चाहिए, क्या डिमांड है और किस हिसाब से हमें सप्लाई रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। जो एमबीए की पढ़ाई होती है उसमें यूजुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की जाती है कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इसकी मैनेजमेंट, इसकी जो अर्थशास्त्र होती है उसको आपको डील करना। दूसरा होता है ब्रांच मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी नेशन के लिए होता है, जरूरी नहीं है सिर्फ नेशन के लिए, ये किसी जगह स्पेसिफिक होता है। जैसे हम लोग रूरल इकोनॉमी पढ़ते हैं यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, फिर शहरी अर्थव्यवस्था यानी अर्बन इकोनॉमी, तो ये सब चीज होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत। तो अब हमारे स्टेटमेंट 1 में दिया गया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि एक बिजनेस यूनिट से रिलेटेड होता है वह बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। बॉटम अप अप्रोच कहने का मतलब कि देखिए ये बॉटम ये रहा और ये अप ये रहा, तो बॉटम अप अप्रोच यहाँ से वो सबसे पहले देखता है कि यहाँ पे क्या डिमांड चल रहा है, एक कंज्यूमर क्या अभी उनको ज़्यादा पसंद है, तो उसी बेसिस पे ना कंपनी बनाती है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करती है। अभी सपोज करिए स्मार्टफोन की ज़रूरत है, अभी 6G इनेबल्ड डिवाइसेस की ज़रूरत है, तो वह 2G इनेबल्ड डिवाइसेस क्यों डेवलप करेगी, तो वो कंज्यूमर्स के पैटर्न को स्टडी करती है। जैसे उपभोक्ताओं हो गए, घर हो गया, या फिर कोई स्पेसिफिक कंपनी के बारे में, वो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है। वही अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोले तो यह टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती है, मतलब कि यह ऊपर पे डिसीजन लेती है। रेपो रेट बढ़ाना है, इन्फ्लेशन कितना है तो इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, तो भैया किस तरीके का यह पॉलिसी अपनाएगी, फिस्कल पॉलिसी में कौन कौन से चेंजेस करेंगे, क्या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाएगी या फिर वो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होगी। अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात की जाए तो आरबीआई किस तरीके का मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगा। तो ये टॉप डाउन अप्रोच होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये दोनों, पहला स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं ये कैसे गलत है। सबसे पहले दूसरा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द टू ब्रांचेज आर इंडिपेंडेंट, यानी कि ये माइक्रो और मैक्रो जो है इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे अगर सपोज करिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम लोग बात करें जिसमें रेपो रेट चेंज किया जाता है, मतलब कि रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, उससे क्या होगा तो इकोनॉमी में जो लोन्स हैं वो महंगे होंगे, यानी कि ऋण है वह महंगा होगा। जब लोन महंगा होगा तो वो माइक्रो को भी इम्पैक्ट डालेगा।
अगर कोई कंपनी है वह लोन लेके प्रोडक्शन कर रही है तो पहले वह लोन उसको सपोज करिए सस्ता पड़ता था, कम इंटरेस्ट रेट पे करना होता था, लेकिन अब जब रेपो रेट बढ़ा है तो वह लोन उसको महंगा पड़ा और वह अपने प्रोडक्शन कॉस्ट भी उसी हिसाब से एडजस्ट करेगा। तो ये दोनों को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए स्टेटमेंट 2 जो है वह गलत हो जा रहा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रही है। रिसेंटली अभी एईडीओ का एग्जाम हुआ है या फिर कोई भी आपका बीपीएससी एएसओ, उसमें भी इसी तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग या फिर असर्शन रीजन, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ बेसिकली कुछ सेक्टर्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उसका डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है। हमें मैच द फॉलोइंग करके बताना है कि कौन सा इन चारों ऑप्शन में से सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में देखते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है कि ये लिस्ट 1 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो ये एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज या फिर माइनिंग, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हम लोग कुछ चीज अगर लाते हैं तो उसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर में काउंट करते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, इसमें औद्योगिक प्रसंस्करण होता है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग होता है, फूड प्रोसेसिंग होता है, ये सब कुछ सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। फिर होता है क्वाटरनरी, तो इसमें होता है नॉलेज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये क्वाटरनरी सेक्टर हो गया। और क्वीनरी सेक्टर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पंचमक, ये उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले इस सेक्टर में होते हैं। जैसे सरकार हो गया तो ये हाई लेवल डिसीजन मेकर्स होते हैं। सरकार क्या है, नीचे छोटे लेवल पे थोड़ी डिसीजन मेकिंग करेगी, ये जब भी डिसीजन मेकिंग करती है टॉप लेवल पे सीईओ हो गए, किसी कंपनी का सबसे हाईएस्ट पोजीशन होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगर वो किसी तरीके का डिसीजन लेता है पूरे कंपनी में वो रिफ्लेक्ट होता है, तो वो सब क्वीनरी सेक्टर में आते हैं। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हम लोग ये बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस है, मतलब वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, उसके बारे में ये चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सबसे बेहतर तरीके से समझाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है, एक फर्म अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी कीमतें कम कर रही है। चलिए पहला स्टेटमेंट भी कुछ हद तक सही लग रहा है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। राष्ट्रीय मुद्रास्फीति यानी कि नेशनल इन्फ्लेशन, जो कि मैक्रो लेवल पे होता है, उसके वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत, जो माइक्रो लेवल पे होता है, उसमें वृद्धि होती है। ये भी कुछ हद तक सही लग रहा है। अब तीसरा स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। सरकार एक नए राजमार्ग का निर्माण कर रही है, कुछ हद तक ये भी सही लग रहा है। चौथा स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। एक छात्र इतिहास के बजाय अर्थशास्त्र पढ़ने का चुनाव करता है। तो ये तो खैर एकदम गलत हो गया कि ये क्वेश्चन से रिलेटेड है ही नहीं। अब सवाल को हम लोग गौर से पढ़ते हैं। माइक्रो और मैक्रो में इंटरडिपेंडेंस, सबसे बेस्ट कौन एग्जाम्पल सूट कर रहा है इन तीनों में से? अब तो 3 ही बचा। तो देखिए पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, कोई भी फर्म है अगर वो अपने प्राइसेस, गुड्स एंड सर्विसेज के अगर प्राइसेस को कम करती है तो वह ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी। जाहिर सा बात है, हम लोग देखते हैं कि कोई भी अगर सपोज करिए कोई भी प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई मोबाइल फ़ोन, अगर उसका प्राइसेस कम हो जाता तो लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देते हैं। मैक्रो और माइक्रो में ये इंटर रिलेट कर रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से इंटर रिलेट कर रहा है यहाँ पे नहीं। अब दूसरा स्टेटमेंट को देखिए, इसका आंसर ऑप्शन बी ही है। नेशनल इन्फ्लेशन जो मैक्रो लेवल पे होता है वह क्या कर रहा है, हर कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस जो होते हैं उसको ज़्यादा पे करने के लिए मजबूर कर देता है। महंगाई का मतलब ही होता है कि परचेजिंग पावर जो है वह कम हो जाती है, यानी कि क्रय शक्ति कम हो जाती है। गुड्स के प्राइसेस इतना बढ़ जाते हैं कि आप लोग उसको खरीद नहीं पाते हैं। लगता है कि ठीक है, जितना ज़रूरत है उतना ही हम खरीदें, अननेसेसरी हम चीज़ों को ना खरीदें। यहाँ पे इन्फ्लेशन में यूजुअली यही होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो ये पूरा इकोनॉमी को डिस्टर्ब करता है, पूरा इफेक्ट डालता है। तो ये मैक्रो और माइक्रो के इंटरडिपेंडेंस को सबसे बेस्ट अगर बोला जाए तो ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करता है। ये देखिए पहला स्टेटमेंट जो है कुछ ही सेगमेंट को ये टारगेट करेगा। अगर सपोज करिए एप्पल है, एप्पल के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हम लोग लेते हैं आईफोन अभी 1.5 लाख का, 1 लाख का मिलता है, 70,000 का भी मिलता है, 2 लाख का भी मिलता है। अगर वो अचानक से प्राइसेस कम कर देती है 10,000 का, तो लोग तो आईफोन खरीदना शुरू कर देंगे। लेकिन ये आईफोन का आप देखिए कि उनका
टारगेट कस्टमर क्या था, वो इतना हाई प्राइसेस क्यों रखते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि भैया मेरे जो कस्टमर्स हों वो प्रीमियम हो, उनका इतना अर्निंग हो, तब ये जाके वो स्टैंडर्ड के फ़ोन खरीद पाए। जैसे कि आईफोन खरीदना आज के समय में एक स्टेटस सिंबल होता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आईफोन 10,000 रुपये में मिलने लगेगा तो आपको लगता है कि जो हाई एंड प्रोफेशनल्स होते हैं, जो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, वो 10,000 का फ़ोन रखेंगे, भले ही वो आईफोन क्यों ना हो, वो किसी और ब्रांड पे शिफ्ट कर जाएंगे। इसको और अच्छे तरीके से समझिए, अगर मर्सिडीज़ है, मर्सिडीज़ अभी मिलता है करोड़, 50 लाख, 60 लाख में, ऐसे ये प्राइसेस उससे ऊपर के भी हैं, लेकिन वो कुछ सेगमेंट्स के लिए ही है, वो हाई एंड कस्टमर्स के लिए। लेकिन अगर मर्सिडीज आज के समय में 20 लाख रुपए में मिलना शुरू हो जाए, कोई सा भी मॉडल, उसका 2 करोड़ का मॉडल 20 लाख में मिलना शुरू हो जाए, तो आपको लगता है कि जो स्टेटस सिंबल वाले लोग होते हैं वो मर्सिडीज खरीदेंगे? वो उसको खरीदना बंद कर देंगे। तो ये पूरे इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं डाल रहा है ये पहला स्टेटमेंट, ये कुछ ही सेगमेंट को डाल रहा। तो ऐसे भी क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने में भले ही आसान लग रहा है, लेकिन जब इसको सॉल्व करने जाइएगा, बहुत सारे लोग ऑप्शन ए को टिक कर देंगे कि ये भी तो सही लग रहा है, चलो इसी को टिक करते हैं। लेकिन इसका जो बेस्ट है, माइक्रो और मैक्रो का इंटरडिपेंडेंस, ये ऑप्शन बी इसको बेस्ट जस्टिफाई कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इकोनॉमी इकोनॉमिक्स से कैसे अलग है? तो आप लोग इन चारों स्टेटमेंट को पढ़िए और इसका आंसर देने की खुद से कोशिश करिएगा स्क्रीन को पॉज करके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इकोनॉमी कैसे डिफरेंट है इकोनॉमिक्स से? तो यहाँ स्टेटमेंट में दिया गया है, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स इन एक्शन है, और यह रिप्रेजेंट करता है, मतलब इकोनॉमी रिप्रेजेंट करता है क्या? एक स्टिल फ्रेम पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ स्पेसिफिक यूनिट, जैसे किसी कंट्री में, फैमिली में, इसमें यह रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमी। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या होता है? सिंपल भाषा में आप समझिए इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। इकोनॉमिक्स मतलब हुआ अर्थशास्त्र। ये एक तरीके का सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग नियम कानून पढ़ते हैं, महंगाई कैसे बढ़ती है, प्राइसेस कैसे होना चाहिए, डिमांड कैसे घटते हैं, उसमें हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के, फिर ऐसे ऐसे कर्व पढ़ते हैं। लेकिन इकोनॉमी क्या है? इसी चीज़ का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, इसको हम लोग अर्थव्यवस्था बोलते हैं, और ये किसी जगह विशेष से ही होता है, चाहे वह देश हो गया, फैमिली हो गया, कोई मोहल्ला हो गया, कोई स्पेसिफिक सेक्टर हो गया, जैसे अर्बन सेक्टर या फिर रूरल सेक्टर, इन सब के बारे में हम लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसी अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था यानी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किन मानदंडों को पूरा करना होगा? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहाँ बस पूछा जा रहा है कि किसी भी इकोनॉमी को हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, इन चारों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इन सभी ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब क्यों ऐसा होगा, तो ऑप्शन बी को हम लोग देखते हैं। सेकेंडरी सेक्टर के बारे में लिखा हुआ है, द्वितीयक क्षेत्र की को राष्ट्रीय आय और रोजगार में कम से कम आधा यानी कि 50% योगदान देना चाहिए, तब जाके वह इकोनॉमी जो है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनती है। तो जैसे अगर हम लोग अपनी देश की बात करें तो 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो हमारा इंडिया कौन सा इकोनॉमी है? क्या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, क्या एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, या फिर सर्विस इकोनॉमी है? तो देखिए इंडिया एक स्पेशल केस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका पॉपुलेशन जो है लगभग 65 to 70% पॉपुलेशन हमारे देश में वह प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, सबसे ज़्यादा लोग इसी में इन्वॉल्व है। लेकिन अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बोला जाए तो वह टर्शियरी सेक्टर का है, यानी कि सर्विस सेक्टर का। तो ये थोड़ा स्पेशल केस हो जाता है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमारा इकोनॉमी सर्विस इकोनॉमी है या फिर आपका प्राइमरी सेक्टर का इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, दोनों का मिक्स्ड है। हालांकि इंडस्ट्रियल उतना नहीं है, अभी डेवलपिंग फेज में है, लेकिन इन दोनों का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इसी में है, सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी में सेक्टर में ही इन्वॉल्व हैं, लगभग 65 से 70%, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आपका टर्शियरी सेक्टर में जा रहा है। तो यहाँ स्टेटमेंट बी जो है वह सही हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनाने के लिए कम से कम आपको नेशनल इनकम में 50% कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा और 50% एम्प्लॉयमेंट भी उस सेक्टर में होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सही लग रहा होगा, लेकिन ये गलत है। देखिए यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग मस्ट बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, मतलब विनिर्माण क्षेत्र जो है उसमें सबसे बड़ा नियोक्ता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा लोग विनिर्माण क्षेत्र में ही एम्प्लॉयड होने चाहिए। तो ये देखिए विनिर्माण क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर का एक सब पार्ट है। सेकेंडरी सेक्टर में बहुत सारे चीज आते हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, पावर जनरेशन हो गया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अकेले जो है वह एक इसका सब पार्ट, इसीलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र के तीसरे मुख्य क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है, यानी थर्ड कोर एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में इन चारों में से किसको पहचाना गया है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इकोनोमेट्रिक्स। देखिए इकोनोमेट्रिक्स क्या है, माइक्रो और मैक्रो जो हमने पढ़ा था उसके साथ एक मुख्य क्षेत्र के रूप में इसको लिस्ट किया गया है। इसका रोल क्या है, इसका काम क्या है इकोनोमेट्रिक्स का, तो यह इकोनॉमिक डेटा का विश्लेषण करने के लिए स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल्स विधियों का अनुप्रयोग करता है, जिसे हमें विश्लेषण जो है वो सोफिस्टिकेटेड विश्लेषण एनालिसिस संभव हो जाता है। तो ये इकोनोमेट्रिक्स जो है इकोनॉमिक्स का तीसरा और एक बहुत ही मेजर क्षेत्र है। माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया और इकोनोमेट्रिक्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों ने एडम स्मिथ का नाम सुना होगा। तो यहाँ एडम स्मिथ के मार्केट इकोनॉमी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। मोटिवेशन आर ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब कि ये प्रेरणाएं जो होती हैं वह स्वहित से प्रेरित होती हैं, जिससे अनपेक्षित रूप से समाज को ही लाभ होता है। ये प्रेरणाएं स्वहित से प्रेरित हो रही हैं और उसके कारण खुद ब खुद सोसाइटी उसका बेनिफिट उठाता है, जिसके बारे में बोला गया है कि एक इनविजिबल हैंड है वह इस चीज को कंट्रोल करता है, मतलब एक अदृश्य हाथ ही मार्केट को कंट्रोल करता है। अब दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं एडम स्मिथ के मार्केट इकोनॉमी के बारे में क्या बोला गया है कि यह लेसेस फेयर की वकालत करता है। और लेसेस फेयर का मतलब यहाँ क्या दिया गया है, मतलब कि गवर्नमेंट का मैक्सिमम इंटरवेंशन मार्केट रेगुलेशन में। और तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि यह उच्च समृद्धि प्राप्त करने के लिए श्रम के बढ़ते विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर का होना आवश्यक है। तो तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 3 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। अब ये क्यों गलत है? देखिए लेसेस फेयर का मतलब क्या होता है कि लेसेस फेयर का मतलब होता है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकार का किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं। तो उन्होंने वकालत किया कि हाँ लेसेस फेयर का वकालत किया, लेकिन यहाँ लेसेस फेयर का मतलब ही गलत दिया हुआ कि लेसेस फेयर होना चाहिए एक मार्केट इकोनॉमी में। मार्केट इकोनॉमी बेसिकली कहने का मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे इकोनॉमी चलती है। जिस चीज़ों की डिमांड होगी वही चीज़ प्रोड्यूस किया जाएगा। तो एक कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है वो ऐसा ही ना करती है कि जो चीज़ की डिमांड है, जो लोग चाहते हैं वही वो प्रोड्यूस करेंगे, अन्यथा वो किसी और चीज़ को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। वही यूएसएसआर की अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करें तो वो एक समाजवादी इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। सारा रिसोर्सेज का कंट्रोल गवर्नमेंट पे ही है, गवर्नमेंट ही सारा करती है। तो वहाँ पे लेसेस फेयर तो खैर गायब ही है, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन वहाँ पूरी तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में जीडीपी कैलकुलेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो यहाँ जीडीपी कैलकुलेशन के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो जीडीपी में केवल भारतीय नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं यानी कि सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शामिल हैं, चाहे उनका स्थान कुछ भी हो। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये ट्रेड बैलेंस कंपोनेंट है, जैसे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये उन वस्तुओं पर व्यय को हटा देता है जो राष्ट्र के भीतर उत्पादित नहीं होती। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 2015 के बाद से भारत जो है ये हेडलाइन ग्रोथ को डिनोट करने के लिए जीडीपी किस पे जारी करती है, तो कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस पे। हमें बताना है तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 3 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है। अब कैसे गलत है इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए जीडीपी एक टेरिटोरियल कंसेप्ट है। जीडीपी का फुल फॉर्म ही होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब हुआ सकल, डोमेस्टिक मतलब हुआ घरेलू। तो यहाँ स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहा है कि जीडीपी में केवल भारतीय नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं शामिल है, चाहे उनका स्थान कुछ भी हो। तो ये नहीं होगा, बल्कि जीडीपी में ये देखा जाता है कि हमारे भारत के भीतर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, चाहे वो भारतीय प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर कोई विदेशी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है या वो इनकम अर्न कर रही है, एक इंडिया के बाउंड्री के अंदर, वो जीडीपी में आता है। लेकिन ये स्टेटमेंट में कुछ और दे रखा था, इसीलिए ये गलत हो जाता है। अब दूसरा स्टेटमेंट सही कैसे है, यहाँ बोला जा रहा है इंपोर्ट जो है वो सब्सट्रैक्ट किया जाता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को अलग करने के लिए। तो देखिए कोई भी इकोनॉमी है वो अपने देश से कुछ सामान बाहर भेजती है, तो कुछ सामान वो अपने देश में मंगवाती भी है। अगर हम लोग कोई चीज़ बाहर से मंगा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे इंपोर्ट, और कोई चीज़ अगर हम लोग बाहर भेज रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोर्ट। तो ये एक्सपोर्ट में से हम लोग इंपोर्ट को माइनस इसलिए करते हैं कि ये देखा जाता है कि भैया हम लोग कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं।
और तीसरा स्टेटमेंट 2015 में सीएसओ का रिवीजन हुआ था, मतलब कि ये संशोधन हुआ था, उसमें ये जारी किया गया कि जीडीपी को अब कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस पे जारी किया जाएगा। फिर एक रिवीजन और हुआ था 2019 में जीडीपी के कैलकुलेशन से रिगार्डिंग कि अब सीएसओ नहीं करेगी। 2015 तक 2019 तक तो सीएसओ करती थी, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन 2019 के संशोधन के बाद अब एनएसओ करती है जीडीपी का कैलकुलेशन। इसको पूरा मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विदेश से आय यानी कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड के घटकों के अनुसार भारत का जीएनपी उसके जीडीपी से कम क्यों है? तो देखिए, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था अपने थ्योरी सेशन में कि जो जीएनपी होता है वो हमेशा जीडीपी से कम होता है। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में बेसिकली पूछा जा रहा है कि अगर इस कंपोनेंट को हम लोग देखें, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसी में तो जीडीपी से हम लोग जीएनपी पे पहुंचते हैं, इसी को हम लोग घटा के या ऐड करके तभी तो हमें पता चलता है जीएनपी क्या है। तो उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इस स्टेटमेंट को कौन बेहतर तरीके से जस्टिफाई करता है? चलिए एक एक स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। तो निजी प्रेषण यानी प्राइवेट रेमिटांसेस जो है इंडिया का, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है? बाहरी ऋणों पर ब्याज के मामले में भारत एक शुद्ध उधारकर्ता है, यानी नेट बोरोवर है। तीसरा कि भारत वर्तमान में प्राप्त होने वाली अनुदानों की तुलना में अधिक बाहरी अनुदान देता है। तो इसीलिए क्या हमारा जीएनपी कम होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 3 सही है। स्टेटमेंट 1 यहाँ सही लग रहा होगा, लेकिन यह क्यों गलत हो जा रहा? देखिए, इंडिया में प्राइवेट रेमिटांसेस बहुत ज़्यादा है। रेमिटांसेस वर्ड का मतलब होता है प्रेषण। अगर आपके कोई रिलेटिव विदेश में रह रहे हैं और वहाँ से वो आपके लिए पैसा भेज रहे हैं तो वो रेमिटांसेस कहलाता है। तो वो अगर आ रहा है, इंडिया बहुत बड़ा इसका ये रिसीवर है रेमिटांसेस के मामले में। देखिए, ये 2025 का डेटा है कि 135.4 बिलियन यूएस डॉलर ये रिसीव किया गया है सिर्फ प्राइवेट रेमिटांसेस के मामले में। तो इंडिया तो पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी हमारा जीएनपी कम रहता है। ये क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमारे देश से फंड बाहर जाता है। किस संदर्भ में बाहर जाता है? तो इंटरेस्ट पेमेंट में। जो हमने फॉरेन लोन्स ले रखा है उसका इंटरेस्ट पेमेंट ही हम लोग इतना ज़्यादा कर देते हैं। और दूसरा, हम लोग एक्सटर्नल ग्रांट भी देते हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को मेंटेन करने के लिए। तो वो क्या करता है, हमारा जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसको निगेटिव कर देता है। अब देखिए, डोमेस्टिक इनकम से हम लोग नेशनल इनकम पे कैसे पहुंचते हैं? जीएनपी का फॉर्मूला ही होता है, जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ते हैं। तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? विदेश में निवासियों की आय और भारत में विदेशियों की आय। जो विदेशी भारत में रह रहे हैं वो अर्न करेंगे तो वो अपने देश पैसा भेजेंगे, और हमारे देश के निवासी अगर दूसरे देश में रह रहे हैं तो वो पैसा हमारे देश में आएगा। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया जाता है और जीडीपी में जोड़ा जाता है, तभी तो हमारा जीएनपी निकलता है। यहाँ मैंने डायग्राम के माध्यम से भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया थ्योरी में। डोमेस्टिक इनकम, सपोज करिए कि ये जीडीपी है, तो जीडीपी से हम लोग जीएनपी पे कैसे पहुंचते हैं? जी तो चेंज नहीं होता, ग्रॉस इसमें भी नहीं चेंज होता है, ग्रॉस तो ग्रॉस ही रहता है। बस यहाँ पे डोमेस्टिक से नेशनल, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एनएफआईओ को जोड़ देते हैं, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसका मतलब होता है ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी आपका मैच द फॉलोइंग है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। जीवीए को उसके रिलेटेड टर्म्स और डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हमें मैच करके बताना है। जो 2015 के बाद संशोधन हुआ था उसके बाद का जो ये डेफिनेशन है वो हमें बताना है। तो यहाँ लिस्ट 1 है आपका जीवीए एट बेसिक प्राइसेस, फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्शन टैक्सेस, और इस तरफ उसका डेफिनेशन दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि देखिए, जीवीए एट बेसिक प्राइसेस का मतलब क्या होता है, सीई प्लस ओएसएमआई। इसके बारे में पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है अगले स्लाइड में। तो ऑप्शन 4 इसका ये होगा, जीवीए एट बेसिक प्राइसेस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? तो फैक्टर कॉस्ट मतलब होता है इनपुट कॉस्ट इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, जैसे रॉ मटेरियल्स या रेंट जो लग रहा है वो इनपुट कॉस्ट होता है, उसी को हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट टैक्सेस क्या होता है? तो टैक्सेस पेड पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे जीएसटी हो गया तो हम लोग पर यूनिट पे करते हैं। एक्साइज ड्यूटी हो गया, वो पर यूनिट किसी प्रोडक्ट के हिसाब से हम पे करते हैं। और प्रोडक्शन टैक्सेस क्या होता है? तो टैक्सेस इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि वो ये नहीं देखता कि आप कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बस जिस जमीन पे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका हमें टैक्स पे करना होता है, वही होता है प्रोडक्शन टैक्सेस, प्रोफेशनल टैक्सेस। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोडक्शन टैक्सेस का मतलब क्या होता है?
उत्पादन कर इसको बोलते हैं, जैसे भूमि राजस्व लैंड रेवेन्यू का भुगतान इस बात की परवाह किए बिना की जाती है कि आप कितना उत्पादन करते हो, आप उसमें 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो या आप 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप 1,000 स्क्वायर फीट का आप एरिया यूज कर रहे हो कोई भी यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, तो आपको उतना ही रेंट पे करना होगा, मतलब ये टैक्स पे करना होगा जितना 1,000 स्क्वायर फीट लैंड के लिए किया जाता है। दूसरा है प्रोडक्ट टैक्सेस, जैसे जीएसटी, तो ये हमेशा वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है। अब इसी जमीन में, इसी गोडाउन में या फैक्ट्री में आप 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको 10 ही यूनिट के हिसाब से आपको जीएसटी लगेगा। 10,000 कर रहे हो तो 10,000 के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट टैक्सेस। अब जीवीए एट बेसिक प्राइसेस क्या होता है, यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो ये नेशनल इनकम का जब हम लोग लेक्चर देख रहे थे उसमें पूरा अच्छे तरीके से मैंने बताया था कि जीडीपी को 3 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक इनकम मेथड से, दूसरा वैल्यू एडेड मेथड से जो आपका जीवीए होता है, और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड से, जिसमें हम लोगों ने देखा था C+G+I+X-M यूजुअली जो आप लोग पढ़ते हैं। तो ये जीवीए एट बेसिक प्राइसेस का मतलब क्या होता है, देखिए CE+OSMI। CE मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर। तो इनको हम लोगों को पे करना होता है। कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए इन चारों चीज़ की ज़रूरत होती है। जमीन, कोई जगह आपको चाहिए, लेबर मैन पावर आपको चाहिए, कैपिटल पूंजी, चाहे मशीनरी हो गया, पैसा हो गया, सब कुछ कैपिटल में आता है, और एंटरप्रेनर एक बिजनेसमैन तो चाहिए ही, चाहे आप हो या फिर कोई और बिजनेसमैन हो। तो ये चारों चीज़ की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। अब उनको हमें ये तो देना है, जैसे आपने एम्प्लॉय हायर कर रखा है तो उनको आपको सैलरी देना होगा, वही हो गया सीई का मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस, जैसे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, जो आपका रेवेन्यू हो रहा है। रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू मतलब क्या होता है कि जैसे आपको 100 रुपया प्राप्त हो रहा है 10 यूनिट बेचने पे, तो ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। अब उसमें से आप कॉस्ट माइनस करते हैं तो आपका कॉस्ट कितना लगा था, 70 रुपये, तो 70 रुपये आप माइनस करिएगा, ये कितना निकलेगा, 30 रुपये। ये होता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी कि प्रॉफिट इसको हम लोग बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में कुछ नया टर्म दिया गया है, नया टर्म नहीं बल्कि एक ऑल्टरनेटिव टर्म दिया गया है। एमआई मतलब होता है मिक्स्ड इनकम, तो ये मिलता है आपको कैपिटल पे, पूंजी पे आपको मिक्स्ड इनकम मिलता है। और सबसे लास्ट में है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सीएफसी। इसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन। सिंपल भाषा में इसको समझिए तो इसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। अब जीडीपी जो होता है, देखिए जीवीए एट बेसिक प्राइसेस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट टैक्सेस में से प्रोडक्ट सब्सिडीज हटाते हैं, तो वो हमारा निकल के आता है जीडीपी। तो जब आप लोग बजट या इकोनॉमिक सर्वे देखते होंगे तो उसमें हमेशा ये टर्म लिखा रहता है, जीवीए एट बेसिक प्राइसेस, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। तो ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। बेसिक प्राइस में यानी कॉस्ट प्राइस में हम लोग प्रोडक्ट टैक्स जोड़ते हैं और सब्सिडीज को घटाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट, देखिए एग्जाम में बहुत ज्यादा समय बचा नहीं, मात्र 30 से 35 दिन का समय है। तो एक बैच ऑलरेडी चल रहा है बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, टारगेट बैच के नाम से। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको पहले भी अपडेट बताया था। जो लोग स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको लगता है कि नहीं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कंसेप्ट हमें जानना ज़रूरी है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको देखिए जो भी अभी सेशन हुए हैं, कोई नया बैच अभी लॉन्च नहीं हुआ। पुराना जो 25 मार्च से जो बैच चल रहा है, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी आज खत्म हो गई है, वो सारा लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स आपको पड़ा हुआ है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे, और डेली लाइव क्लासेस होते हैं 8 बजे शाम में। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको थ्योरी पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगर सेशन में मजा आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दे। ये देखिए क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ नेशनल इनकम को 4 रूप में दिया गया है, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी और जीएनपी। यहाँ बोला गया है कि ये इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, पॉजिटिव साइड में है, मतलब कि हमारे देश में बाहर से ज्यादा पैसा आ रहा है और कम पैसा बाहर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव ही हुआ। तो हमें इनको एक फॉर्म में अरेंज करना है, एक सीक्वेंस में, जो सबसे ग्रॉस होगा वो पहले और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म वाला लास्ट में, इन चारों में से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब सबसे ग्रॉस फॉर्म कौन सा हुआ, तो जीडीपी। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर हुआ आपका जीएनपी, ये भी देखिए ग्रॉस है, लेकिन यहाँ ये डोमेस्टिक था, अब ये नेशनल हो गया, मतलब सिर्फ भारतीयों का पैसा होगा, लेकिन ये अभी भी ग्रॉस है, इसमें डिप्रिसिएशन हमने नहीं एडजस्ट किया। अब इससे भी प्योर कौन सा होगा, तो एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
तो ग्रॉस से हमने डिप्रिसिएशन को हटा दिया तो वो नेट हो गया। और सबसे प्योरेस्ट होता है आपका एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसी को हम लोग हमेशा नेशनल इनकम को डिनोट करने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं, एनएनपी का। अब देखिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया एक डायग्राम की मदद से, जो यहाँ है ग्रॉस से हम लोग नेट पे कैसे जा सकते हैं। जैसे जीडीपी लिखा हुआ, फिर जीडीपी से हम लोग एनडीपी पे कैसे जाएंगे। प्रोडक्ट तो कभी चेंज नहीं होगा, ये दो ही टर्म चेंज होता है, ग्रॉस और डोमेस्टिक। ग्रॉस से हम लोग नेट पे आएंगे और डोमेस्टिक से हम लोग नेशनल पे आएंगे। तो ग्रॉस से नेट पे हम लोग कैसे आते हैं, ग्रॉस में हम लोग डेप्रिसिएशन को जब घटाते हैं तब हम लोग नेट पे आते हैं, और अगर नेट से फिर ग्रॉस पे जाना है तो हम लोग डेप्रिसिएशन को जोड़ देते हैं। तो ये हो गया। फिर डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे आते हैं हम लोग, तो देखिए डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एनएफआईए को जोड़ देंगे, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ेंगे तो हम लोग नेशनल पे आ जाएंगे। और प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही रहता है। अब इसको दो प्राइसेस पे जारी किया जाता है, एक होता है फैक्टर कॉस्ट और एक होता है मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट यानी कि कंपनी का कॉस्ट प्राइस, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लग रहा है, तो उस पे तो वो मार्केट में बिकेगी नहीं, तो वो हमेशा मार्केट प्राइस पे बिकती है। तो कैसे मार्केट प्राइस पे हम लोग जाएंगे फैक्टर कॉस्ट से, तो हम लोग इस फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी घटाएंगे और उसको फैक्टर कॉस्ट में जोड़ देंगे। ये थ्योरी में मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ये सबसे ब्रॉडेस्ट टेरिटोरियल मेजर होता है, मतलब कि एक टेरिटरी के भीतर जो भी उत्पादन हो रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू होता है। इसमें अगर हम लोग इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते हैं तब हम लोग जीएनपी पे पहुंचते हैं, और इसमें से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को हटाते हैं तब हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आते हैं। फिर अगर जीएनपी से यहाँ सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ नेशनल पे हैं, तो जीएनपी से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो हम लोग एनएनपी पे आ जाएंगे, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम होता है किसी भी नेशन का। तो चलिए होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये कुछ इंटेलेक्चुअल के माइलस्टोन्स हैं, उनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये इंटेलेक्चुअल माइलस्टोन्स कहने का मतलब कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे एडम स्मिथ हो गए, टीआर मैल्थूज हो गए, साइमन कजनेट हो गए, या फिर जॉन मेनार्ड कीन्स हो गए। ये सब इंटेलेक्चुअल हो गए, कुछ बौद्धिक व्यक्ति हो गए, उनके द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया गया है जो इंडियन इकोनॉमी में एक माइलस्टोन के रूप में है। तो हमें उनको एक डेट के क्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन सा चीज़ पब्लिश हुआ था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब यही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सबसे पहले आया था एडम स्मिथ जी का वेल्थ ऑफ नेशन। कब ये पब्लिश हुआ था, तो 1776 में। फिर आया था मैल्थूज का एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये 1798 में आया था। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, डेट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है एक सीक्वेंस में। फिर तीसरा है आपका साइमन कजनेट का, उन्होंने जीडीपी का आइडिया प्रपोज किया था 1934 में। और सबसे लास्ट में आया था जॉन मेनार्ड कीन्स का जनरल थ्योरी, जिसके बारे में हमने देखा था मार्केट इकोनॉमी के बारे में, जहां इनविजिबल हैंड काम करता है। तो उन्होंने यह थ्योरी दिया था 1936 में, इसीलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। हमें जीडीपी के ओरिजिन और उसके डेफिनेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए एक स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ जीडीपी एज एन इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस वाज पुट फॉरवर्ड बाय साइमन कजनेट इन 1934। मतलब कि ये उनका आइडिया था साइमन कजनेट जी का, जो 1934 में उन्होंने दिया था कि आप जीडीपी को इस्तेमाल करिए किसी भी इकोनॉमी को ये दर्शाने के लिए कि वह प्रोग्रेस कर रही है। अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो इकोनॉमी भी प्रोग्रेस कर रहा है। अब दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, जीडीपी के फॉर्मूला में निर्यात घटाव आयात यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कारक का उपयोग विशेष रूप से राष्ट्र के बाहर उत्पादित लेकिन इससे भीतर बेची गई वस्तुओं पर व्यय को शामिल करने के लिए किया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, जीडीपी कैलकुलेशन करने के लिए अंतिम यानी फाइनल शब्द का उत्पाद से मतलब है कि उस चरण को संदर्भित करता है जिसके बाद किसी भी तरीके का उस जो गुड्स के बारे में बोला जा रहा है वो फाइनल है, कि अब उसके बाद उसमें किसी भी तरीके का वैल्यू एडिशन की कोई संभावना नहीं होती। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 3 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। क्यों गलत है, तो देखिए स्टेटमेंट 2 ये बोलता है एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करिए। ये इसका मतलब ये होता है कि वास्तव में आयात जो है ये राष्ट्र में उत्पादित उससे व्यय को हटाता है,
ये स्टेटमेंट बोल रहा है व्यय को हटाता है और विदेश में बेची जाने वाली घरेलू वस्तुओं पर व्यय को जोड़ता है। तो जो विदेश में बेची जा रही है वो उसमें हम लोग एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जा रहा है। तीसरा स्टेटमेंट सही है, जो फाइनल वर्ड जोड़ा गया है, फाइनल वर्ड का मतलब ही होता है कि वह जो गुड्स है या फिर सर्विसेज है अब वो किसी स्टेज में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। तो ये देखिए, कोई भी गुड्स उसके यूज पे डिपेंड करता है कि वह फाइनल है या फिर वो इंटरमीडिएट है। जैसे अगर हम लोग दूध की बात करें, अगर हम लोग घर में दूध खरीद के ला रहे हैं तो वो हमारे लिए फाइनल गुड है, क्योंकि दूध को हम लोग उसमें वैल्यू ऐड करके हम लोग बेचने नहीं वाले हैं। हम लोग बस उसको किसी फॉर्म में कंज्यूम करेंगे, चाहे उसका चाय बना के पिएं या फिर खीर बना के खाएं या फिर पनीर फाड़ के। लेकिन वही एक चाय वाला ले जाता है तो उस दूध को क्या करेगा, उसमें वैल्यू ऐड करके उसके प्राइसेस को और बढ़ा के और वह फिर बेचेगा, तो वो उसके लिए एक इनपुट हो गया, यानी इंटरमीडिएट गुड हो गया। फाइनल गुड्स वह चाय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। दुनिया के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए तुलनात्मक अर्थशास्त्र यानी कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स में एनडीपी का उपयोग नहीं किया जाता। इसका रीजन दिया गया है कि मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन की दरें अक्सर विभिन्न सरकारों द्वारा विशुद्ध रूप से टूट फूट के तर्क के बजाय आर्थिक नीति निर्धारण के उपकरण के रूप में मनमाने ढंग से निर्धारित की जाती है। तो यहाँ देखिए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, असर्शन क्या बोल रहा है कि कोई भी दो इकोनॉमी को कंपेयर करने के लिए हम लोग एनडीपी का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि देखिए एनडीपी कैसे बनता है, जीडीपी से एनडीपी तक हम लोग कैसे पहुंचते हैं। जीडीपी में डेप्रिसिएशन को हम लोग घटाते हैं तभी तो हम लोग एनडीपी पे आते हैं। तो यहाँ रीजन में वही बोल रहा है कि ये जो मूल्यह्रास है, डेप्रिसिएशन है, इसका जो रेट होता है ये अलग अलग सरकार से करने के बजाय वो क्या करता है, एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन की तरह करता है कि भैया इतना डेप्रिसिएशन रेट होना चाहिए। इसीलिए इसको डिफरेंट इकोनॉमी को कंपेयर करने के लिए हम लोग एनडीपी का इस्तेमाल नहीं करते। तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोनों सही है, असर्शन भी सही है और उसका दिया गया रीजन भी सही है। अब देखते हैं इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए विभिन्न देश जो है अलग अलग मूल्यह्रास यानी अलग अलग डेप्रिसिएशन लॉजिक का उपयोग करते हैं। जैसे भारत ने हेवी जो व्हीकल्स है उसके डेप्रिसिएशन रेट को 2 गुना कर दिया। वर्ष 2000 में हेवी व्हीकल्स पर डिप्रिसिएशन उन्होंने कितना कर दिया था, डबल। पहले 20% था, अब उसको 40% कर दिया कि इतना परसेंटेज से वो डिप्रिसिएट करेगा। वो इसलिए नहीं किया कि वह तेजी से खराब हो गए थे, बल्कि वो ये डेलिबरेटली यानी जानबूझ के किया गया कि बिक्री को बढ़ावा दे। मतलब कि यार इसके प्राइसेस अब इतना जल्दी कम हो जा रहे हैं तो चलो हम पुराना ना खरीद के अब सीधे हम नया ही खरीद लेते हैं। और दूसरा क्या है कि ये जो रेट्स हैं ये पूरे दुनिया में एक तरीके का नहीं होता। यहाँ इंडिया में सपोज करिए हेवी व्हीकल्स पे डिप्रिसिएशन लगता है 40%, वही अगर यूएस में बात करें तो हो सकता है वहाँ लगेगा 10% या यूके में, ब्रिटेन में लगेगा 15%। तो इसीलिए ये एनडीपी को कभी भी डिफरेंट इकोनॉमी को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। या तो जीडीपी किया जाता है या फिर आपका पीपीपी किया जाता है यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। ये आगे हम लोग देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में ग्रॉस का अर्थ वही है जो गणित में टोटल का होता है। और स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, जीडीपी में डोमेस्टिक का तात्पर्य राष्ट्र की सीमा के भीतर की जाने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों में से है और विशेष रूप से अपनी स्वयं की पूंजी का उपयोग करना है। तो हमें बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और उसका रीजन क्या है। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, भारत की सीमा के अंतर्गत चाहे वह इंडियंस अर्न कर रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर कोई विदेशी कर रहे हो, अगर भारत की सीमा के अंदर कर रहे हैं तो वह डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। और वही नेशनल इनकम क्या होता है, तो अगर कोई इंडियन रेसिडेंट है वह विदेश में जाके कमा रहे हैं या फिर कोई इंडियन कंपनीज है वह विदेश में ऑपरेट कर रही है तो भैया वह नेशनल इनकम में काउंट होगा, क्योंकि वो पैसा हमारे देश में आता है। और यहाँ पे जो जीडीपी में कैलकुलेट हो रहा था, जो विदेशी यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, तो वो पैसा क्या होगा, देश के बाहर जाएगा, नेशनल इनकम में वो बाहर जाएगा, वो अपने देश में भेजेंगे। और हमारे जो रेजिडेंट हैं या फिर हमारे मूल की जो हमारे देश की जो कंपनीज हैं वो अगर बाहर में अर्न कर रही है तो वो पैसा तो हमारे देश में ही ना काउंट होगा। इसीलिए नेशनल इनकम होता है वह लोकेशन स्पेसिफिक नहीं होता है बल्कि वो रेसिडेंट स्पेसिफिक होता है, लेकिन डोमेस्टिक इनकम जो है वो लोकेशन स्पेसिफिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ कुछ जीडीपी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है।
इफ एक्चुअल जीडीपी एक्सीड्स पोटेंशियल जीडीपी तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वह बढ़ सकती है। अगर एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी से कम है तो यह क्या दर्शाती है, एक निगेटिव आउटपुट गैप। और तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, निगेटिव आउटपुट गैप इज एसोसिएटेड विद ओवर हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी। तो हमें बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 3 गलत है। क्यों गलत है, तो देखिए यहां हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है यहाँ कि अगर एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी से ज्यादा होता तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर राइज होगा। जैसे एक्चुअल जीडीपी क्या हुआ कि हमारा देश एक्चुअली कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो सपोज करिए एग्जांपल के तौर पे हमारा देश प्रोड्यूस कर रहा है 100 यूनिट, लेकिन इसकी क्षमता है 200 यूनिट प्रोड्यूस करने की। ये हो गया एक्चुअल जीडीपी और ये हो गया उसकी देश की क्षमता पोटेंशियल जीडीपी। ये पूरा चीज फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा, सारा मशीनरी वर्क करेंगे, सब कुछ रिसोर्सेज पूरा अवेलेबल रहेगा, तब हम लोग 200 यूनिट प्रोड्यूस कर पाएंगे। लेकिन हम लोग प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं, 100 यूनिट। अगर यही ज़्यादा हो जाएगा इससे, मतलब कि हम लोग 300 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारा पोटेंशियल ही है 200 यूनिट, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आप सभी लोगों को रोजगार दे रखे हैं, सभी के हाथ में पैसा है, तो इकोनॉमी जो हीटअप हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। इसीलिए स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 सही कैसे है, तो अंडर यूटिलाइजेशन होगा। स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहा है कि एक्चुअल जीडीपी वह पोटेंशियल जीडीपी से कम है। यानी कि इसको हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल जीडीपी हमारा 100 है और पोटेंशियल हमारा 200 है। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मशीनरी है उसको हम लोग फुल कैपेसिटी में नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे लोगों को रोजगार हम लोगों ने नहीं दे रखा है। इसीलिए वैसी स्थिति में निगेटिव आउटपुट गैप की स्थिति होगी। तीसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है, ओवर हीटिंग का मतलब होता है पॉजिटिव आउटपुट गैप। पहला वाला जो स्टेटमेंट था, ये जब एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी से ज़्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव आउटपुट गैप देगा, तो ये ओवर हीटिंग कर देगा। निगेटिव कब होता है, ये वाला स्थिति निगेटिव होगा जब एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी से कम होगा। इसको अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो इसका थ्योरी सेक्शन देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। ये हम लोगों ने पढ़ा था परचेजिंग पावर पैरिटी, तो उसके जनक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा गुस्ताव कैसल। वो एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पीपीपी सिद्धांत को विकसित किया और उसको लोकप्रिय बनाया। तो उन्होंने इसका इजाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक्सचेंज रेट निर्धारण को समझाने के लिए पीपीपी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब पीपीपी क्या होता है, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग परचेजिंग पावर पैरिटी। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, परचेजिंग पावर पैरिटी एक सिद्धांत है जो समान वस्तुओं की टोकरी के आधार पर मुद्राओं की तुलना करता है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है एब्सोल्यूट पीपीपी, यानी कि निरपेक्ष पीपीपी के अनुसार विनिमय दरें देशों के बीच मूल्य स्तर को समान करने के लिए समायोजित होती है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, रिलेटिव पीपीपी जो है ये जो अलग अलग कंट्रीज के बीच में इन्फ्लेशन होती है उसको इग्नोर करती है। हमें बताना है तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, पीपीपी क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, डिफरेंट इकोनॉमी के करेंसीज को एक स्टैंडर्ड कंजम्पशन बास्केट यानी कि एक मानक टोकरी के आधार पर वो कंपेयर करती है। जैसे कि एक बास्केट होता है जिसमें कॉमन गुड्स होते हैं, जैसे कि ये यूएसए हो गया, उसमें एक कॉमन बास्केट लिया जाएगा, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स रखे जाएंगे और वही प्रोडक्ट इंडिया के संदर्भ में भी देखा जाएगा और देखा जाएगा कि भैया यूएसए में इस बास्केट को जो सेम प्रोडक्ट है दोनों में, इसमें कितना पैसा लग रहा है खरीदने के लिए और इसमें पैसा कितना लग रहा है खरीदने के लिए। सपोज करिए कि यहाँ पे अगर $2 लग रहा है या फिर $100 लग रहा है इसको खरीदने के लिए, और यहाँ उसी बास्केट को सेम गुड्स को खरीदने के लिए हमें लग रहा है 100 रुपये, तो यहाँ देखिए कितना वैल्यू हो गया, $1 बराबर ₹1 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन एक्सचेंज रेट तो कुछ और बोलता है कि $1 बराबर हम लोग कितने रुपए में $1 खरीदते हैं, तो लगभग 90 रुपये में हम लोग खरीदते हैं या 92 रुपये में। ये एक्सचेंज आप लोग देख लीजिएगा इंडियन और डॉलर में। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट पीपीपी जो होता है, एब्सोल्यूट कहने का मतलब कि हर जगह वो समान रहेगा, वो सेम गुड्स कॉस्ट ग्लोबली देखता है एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट करने के बाद। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, रिलेटिव पीपीपी। रिलेटिव मतलब कि एक इकोनॉमी को दूसरे इकोनॉमी से कंपेयर करता है,
तो उसमें हमेशा इन्फ्लेशन तो देखता है कि भैया यूएस में हो सकता है वो महंगा क्यों मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है, 10% है या 15% है, लेकिन इंडिया में जो महंगाई है वो मात्र 4% है। तो ये रिलेटिव पीपीपी में हमेशा इन्फ्लेशन डिफरेंसेस को कंपेयर किया जाता। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत ही जल्दी मिलते हैं दूसरे क्वेश्चंस के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।